Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. Okay, so in our previous lecture, we had seen some tools for evaluation of cropping system. Okay, so in this lecture, again, we'll discuss the net profit and economic viability of cropping system. So economic, before understand the economic viability, what is the economic viability, we have to understand like some terminologies like relative crowding coefficient, what is the land equivalent yield, okay, what is the crop equivalent yield, something like that. Okay, so जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी, तो जस्ट रिकॉल दैट particular topic, which is the relative crowding coefficient. Okay, so what is the relative crowding coefficient? When when we replace the something series of intercropping, it indicates whether a species or crop, okay, when grown in mixed population has produced more or less yield than expected in the pure stand. ओके, सो क्या होता है जब हम रेशियो में उगाते हैं किसी भी क्रॉप को, हम जब 50 आउट ऑफ 50 का रेशियो लेते हैं और 50 वाले रेशियो में हम जब मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, सपोज हमने गेहूं और सरसों के सीड्स को क्या किया, मिक्स करके एक प्लॉट में लगाया और दूसरे प्लॉट में हमने क्या किया, सोल क्रॉप लगाया. सोल क्रॉप दैट मीन्स प्योर क्रॉप लगाया, मतलब सिर्फ गेहूं की ही क्रॉप लगाए और सिर्फ मस्टर्ड के ही क्रॉप लगाए. ओके, तो जब उनके हमको यील्ड कैलकुलेट करने होंगे और जब यील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी अ relative crowding coefficient. Okay, so relative crowding coefficient, we can say the mixture of yield population of sole crop and upon by the pure yield of pure crop and the mixture yield of रेशियोज क्रॉप वी कैन से. ओके, सो हम इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने जो प्योर क्रॉप उगाया है वीट का, वो आप क्या करेंगे, वो उसके साथ आप जो मिक्सचर हमारा सोल क्रॉप है वीट और मस्टर्ड का, उनका जो यील्ड आया है मिक्सचर क्रॉपिंग करने से, दैट मीन्स इंटर क्रॉपिंग करने से, उसको हम प्योर क्रॉप जो हमने उगाया है वीट का या मस्टर्ड का, उससे माइनस करेंगे. तो दैट वुड बी अ रिलेटिव क्राउडिंग कॉफिशिएंट. ठीक है, ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया है. ओके, and when we talk about the crop equivalent yield, which is very important. Okay, the question has been asked and frequently in our exam, what is the crop equivalent ratio, like समवेयर लाइक शॉर्ट नोट्स, या कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, सी हर क्रॉप का एक अपना इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है, इकोनॉमिकली यील्ड होता है या उसका परफॉर्मेंस होता है, हम कह सकते हैं. ठीक है, लाइकवाइज कि जो सीरियल्स है एंड जो पैडी है, दोनों सीरियल्स क्रॉप है, पैडी एंड व्हीट बोथ आर सीरियल्स क्रॉप, राइट. अब दोनों सीरियल क्रॉप है बट जरूरी नहीं है कि दोनों का यील्ड सेम आए, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम आए या प्लांट का पॉपुलेशन सेम रहे. ठीक है, उस सिचुएशन पे जब हमको सीरियल्स जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं या जो सीरियल्स क्रॉप है उनका जब हमको ग्रॉस रिटर्न लेना पड़ता है. ठीक है, जब हमको उनका ग्रॉस रिटर्न कैलकुलेट करना है, नेट रिटर्न हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेटली मेजर करेंगे. ठीक है, कि उनके में कितना कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है, सीड का वेट कितना है, सीड का टेस्ट वेट कितना है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे. उसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड. ठीक है, तो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड हम कैसे करेंगे कि जो यील्ड आया है, हमारा जो प्रोडक्शन आया है मेन क्रॉप का, उससे हम ऐड करेंगे इंटरक्रॉपिंग की प्राइजेज. मतलब सपोज हमने गेहूं और मस्टर्ड, जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरक्रॉपिंग का, तो गेहूं और मस्टर्ड का अगर हम क्रॉप लेते हैं इंटरक्रॉपिंग में, उनके दोनों से जो यील्ड हमको मिलता है उसका इंटू करेंगे हम किससे, प्राइस से. प्राइस से इंटू करके हम मेन क्रॉप से डिवाइड करेंगे. मेन क्रॉप से डिवाइड करने के बाद, मेन क्रॉप के प्राइस से डिवाइड करने के बाद जो भी फॉर्मूला, जो भी हमारा डेटा आएगा, उसको हम यील्ड, मेन क्रॉप के यील्ड से प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तब हमको क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो समझ आएगा. ठीक है, जैसे मैंने अपने पुराने लेक्चर में आपको ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स कराया हुआ है. Please go through that particular lecture and see again. Okay, so when we talk about the economic viability, so economic viability is like CEY, that means crop equivalent yield.
then LER, that is land equivalent ratio, then RYT, that is relative yield total. ठीक है, ये सारा हम आपस में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में. तो ये सारी चीज़ें हैं जो गिव बायोलॉजिकल सुटेबिलिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम टू एन एरिया. एट द सेम टाइम cropping system should be economically viable and profitable. So following terms can be used to evaluate profitability of cropping system. Okay, so ये सारे system को before the economic viability, to understand economically viability, we need to understand some टर्मिनोलॉजीज लाइक रिलेटिव यील्ड टोटल क्या होता है, क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, राइट. सो हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर समझ जाते हैं तो हमें जो नेट रिटर्न हम जो लेते हैं, जो ग्रॉस रिटर्न हम जो लेते हैं, वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द ग्रॉस रिटर्न. ओके, सो द टोटल मॉनेटरी रिटर्न ऑफ द इकोनॉमिक प्रोड्यूस सच एज ग्रेन, ट्यूबर, बल्ब, फ्रूट एक्सेट्रा एंड बाई प्रोडक्ट्स लाइक straw, fodder, husk, fuel, and some वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम दी अगर अब हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल से. अगर हम एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सीखा है ना कि वेटनरी प्रोडक्शन भी हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं. तो लाइफ स्टॉक में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारा मेन जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, मिल्क होगा और मीट होगा, राइट. और जो हमारा क्या होगा, सब्सिट्यूट जो प्रोडक्शन होगा या हम कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, काउ डंक होगा. जो बायो स्लरी वगैरह हम जो निकालेंगे जिससे हमको जो प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, उसका बाई प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो दोनों क्रॉप के लिए और अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए ग्रॉस रिटर्न की वैल्यू मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट होती है. बोथ आर वेरी डिफरेंट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर. So obtained from the crops included in the system are calculated based on the local market prices. ठीक है, मतलब ग्रॉस हर जगह का ग्रॉस रिटर्न अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द लोकल मार्केट प्राइजेस, कि वहाँ पे किस तरीके के प्राइजेस कैसे डिपेंड करेंगे, डिमांड पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, डिमांड और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी पे. ठीक है, हम कितना अवेलेबल करा पा रहे हैं वहाँ के लोकल मार्केट में, जिसके अकॉर्डिंगली डिमांड है उसकी, राइट. सो उस पर डिपेंड करता है हमारा प्राइस. ओके, सपोज हमने टोमेटोज़ की खेती की. ठीक है, हमने टोमेटोज़ का बहुत ज़्यादा मांग था, हमने बहुत ह्यूज एरिया में हमने टमाटर की खेती की, बहुत ह्यूज एरिया में टमाटर की खेती की, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, अवेलेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो गई डिमांड से, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा उसका. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो है हमारा ग्रॉस रिटर्न जो है वो वर्क करता है, राइट. सो the total return is expressed in terms of unit area, usually 1 hectare. The main drawbacks in this calculation is that market price of the produce is higher than that actual obtained by the farmer. Then, generally, gross return calculated in somewhat inflated compared to the actual receipt ऑब्टेन बाय द फार्मर्स. ठीक है, तो बेसिकली ग्रॉस रिटर्न जो हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस रिटर्न निकालने का होता है कि थ्रू दी वेरी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट पॉइंट हमको लास्ट पॉइंट तक पहुंचना रहता है. अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो हमको फील्ड सिलेक्शन से लेके पूरे हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स तक के जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं, गेन जो हम करते हैं, उसका हमको रिटर्न निकालना होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर पाते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या हम लॉस में है, राइट. तो ये होता है हमारा ग्रॉस रिटर्न. ठीक है, तो ये अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं. तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म इज नेट रिटर्न और नेट प्रॉफिट. नेट का मतलब हमको समझ आ गया है, एज अ नेम सजेस्ट लाइक नेट मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा. तो नेट रिटर्न आपको कितना मिला, मतलब आपने जो भी इनपुट लगाया है, राइट, आपने अपने फील्ड पे जो भी इनपुट लगाया है उसके बाद आपने उसे अपने आउटपुट से माइनस करा, उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट है या आपको कितना लॉस हुआ है. ठीक है, दैट वुड बी अ नेट रिटर्न और नेट प्रॉफिट.
Okay, so this is worked out by the subtracting the total cost of cultivation from the returns. This value gives the actual profit obtained by the farmers. In this type of calculation, only the viable variable costs are considered, that is fixed costs such as rent for the land, land revenue, interest of capital and etc. Okay, सपोज मैंने बोला ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिलेक्शन ऑफ द लैंड एरिया, सिलेक्शन ऑफ द फील्ड से लेके आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग तक के आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेट रिटर्न और नेट प्रॉफिट. ओके, सो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमने लैंड, अगर हमारी खुद की लैंड है तो लैंड की वैल्यू, ठीक है. अगर हमने लैंड लीज पे लिया है तो उसकी वैल्यू, जो हम जिससे लीज पे लिया है उसको जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसकी वैल्यू, वहाँ से लेके हमको मार्केटिंग वैल्यू तक के जितने भी डेटाज होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, किस चीज़ के लिए, नेट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए. ओके, तो ये हमारा होता है नेट रिटर्न. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी लैंड की वैल्यू चलती रहती है वो एक फिक्स कॉस्ट होता है. राइट, सपोज आप किसी लोकेलिटी पे अलग से आपने चूज़ करा अपना फील्ड का, या फिर आपने पीस ऑफ लैंड चूज़ किया अपने लिए. राइट, आपने उस फील्ड की एक फिक्स प्राइस रखी. सो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है टूवर्ड्स दी क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर प्रोडक्टिव ऑल्सो. ओके, देन द थर्ड टर्म इज द रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड, कि आपने कितना इन्वेस्ट करा है, मतलब पर रुपी इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स आपने पर डे कितना इन्वेस्ट किया एंड द पर डे रिटर्न्स हमने कितना गेट किया. ठीक है, दैट इज द रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड benefit cost ratio or input output ratio, and there are some formulas like when we talk about the return gross rupee, when how to calculate them, then we have to need the gross return. ग्रॉस रिटर्न दैट मीन्स शुरू से लेकर आखिरी तक हमने क्या काम किया. राइट, उसमें हमको क्या मिला, क्या आउटपुट हमें मिला. एंड देन कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, हमने कितना इनपुट लगाया अपने फील्ड पे. ओके, सो वी हैव टू नीड टू डेटा लाइक ग्रॉस रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन टू कैलकुलेट द रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड. कितना हमने इन्वेस्ट किया है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे. हमको दो डेटा की जरूरत पड़ेगी. राइट, in our next lecture we'll discuss the numerical also. Then the next is this index provides an estimate of the benefit derived and expenditure incurred by the farmers in adopting a particular cropping system, anything above the value of 2.0. That is a very simple example we can say. So meaning that the farmers can get rupees 2 as a return for every rupee invested can be considered worthwhile. Suppose हमने वैल्यू लगाई 1 रुपए की. ठीक है, 1 रुपए हम एक दिन में लगा रहे हैं अपने उस कल्टीवेशन पे, या हम जो भी एंटरप्राइजेस रेडी कर रहे हैं, हम जो भी फार्मिंग सिस्टम रेडी कर रहे हैं उसमें हम एक दिन में 1 रुपए लगा रहे हैं सपोज. ठीक है, और हम फार्मर को क्या मिल रहा है, एक दिन में 1.5 रुपये मिल रहा है, या 1.5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ हमको मिल रहा है. दैट मीन्स वो हमारे लिए वर्थफुल है. राइट, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, तो हम उसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, देन लेट अस मूव. द फोर्थ टर्म इज द पर डे रिटर्न. पर डे रिटर्न हमें कितना मिलेगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज इनकम पर डे एंड कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नेट रिटर्न बाय नंबर ऑफ क्रॉपिंग पीरियड इन अ डे. ओके, सो हमको क्या करना है, नेट रिटर्न हमको कितना मिला. देखिए, आपको हर एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा छोटा डेटा चाहिए रहेगा. ठीक है, जैसे हमको रिटर्न जो है पर रुपी इन्वेस्टेड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न चाहिए रहेगा. ठीक है, वैसे ही हमको पर डे रिटर्न निकालने के लिए नेट रिटर्न चाहिए रहेगा, जो हमने पिछले फॉर्मूला से निकाला है. ठीक है, तो नेट रिटर्न डिवाइडेड बाय क्रॉपिंग पीरियड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पर डे रिटर्न. ओके, सो दिस गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. इफ द सिस्टम इज स्ट्रेस्ड over 1 year, the demonitor can be replaced by the 365 days and the per day for the whole year can be calculated. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या पूरे 1 साल में हमें क्या करना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम की हमने कितना, हमारी लैंड यूज़ एफिशिएंसी कितनी है, हमारी वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितनी है, हम कितना वाटर अपने फील्ड पे प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने कैसी फील्ड ली है. सॉइल के अमेंडमेंट्स के लिए, अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है या हमारी सॉइल बेसिसिटी की ओर बढ़ती है तो हम उसके अमेंडमेंट्स के लिए कौन से
क्या बोलते हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो केमिकल्स यूज़ करना का मतलब क्या होता है, केमिकल्स यूज़ करना मतलब इनपुट देना, है ना। हम बाहर से एक्स्ट्रा जो है, हम एक्सटर्नल जो है इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टर्म्स ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट यूनिट में आएगा वो, ठीक है। तो उस तरीके से हमको ये पूरे 365 दिन में हमको एक दिन का रिटर्न निकालने के लिए नेट रिटर्न और क्रॉपिंग डे, क्रॉपिंग पीरियड इन अ डे, कितना क्रॉपिंग पीरियड था एक दिन में, हमको वो कैलकुलेट करना होता है, ओके। सो नो सिंगल इंडेक्स इज केपेबल फॉर गिविंग गुड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम, सो अ नंबर ऑफ इंडाइसेस आर यूज्ड टुगेदर टू असेस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ओके। एज अर्लियर आई सेड, जब भी हमको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो कोई एक सिंगल इंडेक्स से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। हमें पहले ग्रॉस रिटर्न पता करना पड़ेगा। ग्रॉस रिटर्न क्या है, तो एक एक डेटाज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक एक डेटा हमको कलेक्ट करने पड़ेंगे कि हमने कितना इनपुट लगाया है। ग्रॉस रिटर्न के बाद हमें पर रुपी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर रुपी इन्वेस्टमेंट से हमको जो मिलेगा फिर हमें नेट रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन नेट रिटर्न से हमें क्या मिलेगा, नेट रिटर्न के डाटा से हम निकाल सकते हैं पर डे रिटर्न हमारा कितना है, राइट। तो ये था हमारा टूल्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, okay. So I hope you all got the sense, and thank you for paying attention and listening very carefully. In our next lecture we'll discuss the new topic, and till then be safe, take care, thank you.